हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। देखिए, जीके जीएस यानी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन स्पेशल एनएम सिस्टर के लिए ये क्लास है। ध्यान दीजिएगा, सभी एनएम सिस्टर के लिए क्लास है। अभी हम नॉन टेक्निकल यानी शाम में हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं और सुबह टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आज है मॉडल सेट 4। ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट 4। इसमें जो भी एनएम सिस्टर है पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट और बिल्कुल फ्री जो है आपको क्लास दिया जाता है। तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जा करके जुड़िए और रेगुलर टेस्ट दीजिए और अपना एनएम में एक सीट पक्का कीजिए। टाइम न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्लास हमको कल ही लेना था, लेकिन किसी कारणवश ये क्लास हम नहीं ले पाए, तो क्लास हम आज ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है। देखिए, जीवाणुओं की आकृति जो होती है गोल होता है, छर रूपी होता है, सर्पीला होता है, मतलब कई तरह का होता है। कोमा आकार का भी होता है, विब्रियो आकार का भी होता है। तो इसमें से दिया है कि जीवाणुओं की आकृति कैसा है, तो छर रूप में होता है, गोलाकार में होता है, सर्पिल होता है, यानी उपर्युक्त सभी होता है। सभी तरह की इसकी आकृति होता है। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता है, हम फिगर पे ले चलते हैं, फिगर से तुरंत आपको क्लियर कर। आप देख सकते हैं, ये है जीवाणुओं की आकृति। सबसे छोटा जो होता है वो कोकस यानी गोलाकार। यही क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणुओं की सबसे छोटी आकृति को क्या कहते हैं। तो सबसे छोटी आकृति जो होता है वो गोलाकार होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कोकस कहते हैं। तो क्वेश्चन यदि पूछ ले तो आप जरूर मारिएगा। दूसरा नंबर बात, आकार कैसा होता है आप देख लीजिए। विब्रियो, ये है कोमा, अंग्रेजी के कोमा आकार का। छह रूपा रड के रूप में आप देख सकते हैं। सर्पिला आकार भी आप देख सकते हैं। इस तरह की आकृति का जो है होता है क्या, जीवाणु की आकृति। इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहली बात तो आकृति के लेके पूछा गया, तो जिसमें मूल रूप से याद रखिए छह रूपी, ठीक है, सर्पिला, कोकस यानी गोलाकार, और कोमा आकार का, और विब्रियो। इस तरह की आकृति ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर ने, यानी 4-5 तरह की आकृति के बारे में पूछ चुका है। और उसमें से एक क्वेश्चन और पूछा कि सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा को कोकस कहते हैं, जो कि गोलाकार आकृति का होता है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। देखिए, इसे थोड़ा समझने के लिए हमें एक पिक्चर की जरूरत होगा, ताकि आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बैठे रहेगा। देखिए, पहले जो हमारा पृथ्वी था, जब टुकड़ों में नहीं बंटा था, अभी तो 7 महाद्वीप में बंट गया है। जब टुकड़ों में नहीं बंटा था तो पूरे महाद्वीप एक ही में जुड़ा हुआ था, नहीं एक ही भूखंड था, जिसे हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, आगे जा करके और इधर जो स्पेस आप देख रहे हैं, इसे पेंथालास महासागर था। ये महासागर मात्र एक ही महासागर था, जिसे पेंथालास, और एक ही मात्र भूखंड था पूरे दुनिया में, एक ही था, जिसे हम पेंजिया कहते थे। आगे समय बीतते चला गया, बीतने के बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये ध्यान दीजिए, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, ऊपर लेरसिया और नीचे गोंडवाना। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लेरसिया और नीचे गोंडवाना। वो भी फिगर हम लेते हैं। देखिए, ये ऊपर है लोरेसिया और नीचे है गोंडवाना, और इस बीच में जो स्पेस सब देख रहे हैं, ये टेथिस सागर बन गया। पहले पेंथालास ना सागर था, ये जगह जो है, जो खाड़ी बना, इसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो हुआ क्या, देखिए, 2 खंडों में तो टूट गया, जिसमें कि एशिया महाद्वीप और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सब निर्माण हुआ। बाद में जाकर के फिर ये गोंडवाना लैंड टूटा इधर से, ध्यान दीजिए, यहाँ से इस तरह से, और यह टूट करके जाकर के इस महाखंड में जाकर के टकरा गया। ठीक है, और वो जो टकरा गया वही अभी भारत है। ये टूट करके यहाँ चला आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ। अभी आप भौगोलिक दृष्टि से जब देखिएगा तो लगेगा एशिया का भाग है, लेकिन वास्तव में भारत हमारा किसका भाग था, गोंडवाना का भाग था। समझ रहे भागो, पहले 2 भागों में टूटा, एक ऊपर लोरसिया और नीचे गोंडवाना। फिर गोंडवाना टूट करके जाकर के लोरसिया में टकरा गया। पूरा भाग नहीं टकराया, इसका कुछ भाग जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका नीचे अफ्रीका ना है, तो अफ्रीका का कुछ भाग टूटा और टूट करके जाकर टकरा गया किसमें, लोरसिया में। और लोरसिया में जो टकराया वही भाग क्या कहलाया, भारत कहलाया। नीचे निचला वाला भाग जो टकरा जाकर के भारत। तो भारत भले अभी देखिएगा भौगोलिक दृष्टि से आपको लगेगा कि जो है ये एशिया महाद्वीप में है, लेकिन वास्तव में देखा जाए किसका भूखंड था, ये गोंडवाना का था। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछता है कि भारत मैंने किसका भूखंड था पहले, शुरुआती में, जो सवाल में आप देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसे समझ गए होंगे। शुरुआती में पेंजिया था,
और सागर बगल में क्या था, पेंथालास था, टूटा, ऊपर लोरसिया नीचे गोंडवाना, फिर गोंडवाना टूटा, गोंडवाना टूट करके किस में टकरा गया जाकर के, इसमें लोरसिया में। लेकिन टकरा तो भले गया, लेकिन वास्तव में ये किसका भूभाग था, गोंडवाना का था भूभाग, ठीक है। और वो जो टकराए वही भाग हमारा भाग। तो इस सवाल का आप उम्मीद है कि जवाब समझ गए होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंग था, मूलतः मतलब पहले किसका अंग था वो, तो क्या जुरासिक मारिएगा, आर्यावर्त मारिएगा, अंगारा लैंड मारिएगा, नहीं, ये गोंडवाना लैंड का था। मूलतः किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का था। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। देखिए केंद्र का मतलब है सेंटर पॉइंट, जैसे कि कोई भी सेल लीजिए, उसके अंदर में एक सेंटर होता है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जीवाणु देखिएगा, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक होता ही नहीं है, उसमें कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं होता अंदर में, ठीक है। तो वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जीवाणु में नहीं पाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि बिहार बंगाल से 1912 में जो है अलग हुआ है, ध्यान रखिएगा, तभी से जा करके बिहार दिवस मनाना शुरू हुआ है, ठीक है। तो बिहार दिवस 1912 से कह सकते हैं। और यहाँ दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और पूछ ले आपसे कि बिहार जो है, सॉरी मार्च, 22 मार्च आपसे पूछ ले कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 में अलग हुआ। और पूछ ले कि बिहार छत्तीसगढ़ से कब अलग हुआ, तो 1936 में अलग हुआ, सॉरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ ने, उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1936 में, बंगाल से 1912 में, और उड़ीसा से 1936 में, ठीक है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कुछ बिहार का भी जरूरी है। आगे है नाइट्रोजन यौगिकीकरण या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में कौन सा फसल सहायक होता है, ठीक है। देखिए पहले समझते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या होता है। देखिए वायुमंडल में ये पौधा है, ठीक है। अब इस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया क्यों छींटते हैं, नाइट्रोजन के लिए छींटते हैं। इस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिएगा 78.09 ऐसे प्रतिशत है नाइट्रोजन। लेकिन इसको डायरेक्ट पौधा नहीं ले सकता, क्योंकि ये गैस फॉर्म में या N2 के रूप में, ठीक है। तब ये लेगा कैसे, ये ठोस के रूप में लेंगे या फिर वैसे उस रूप में लेंगे जिसमें कि ये उड़े नहीं, ठीक है। ये माना हवा में, जैसे क्या है गैस के रूप में, तो गैस के रूप में डायरेक्ट ये कन्वर्ट नहीं ले सकते पौधा, ठीक है। इसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में आप चेंज करके दीजिएगा, तब प्लांट उसको क्या कर लेंगे, जो मैंने ले लेंगे। क्या आप चावल को डायरेक्ट खा लेते हैं, नहीं, चावल को क्या करते हैं आप, उसको सिझाते हैं, सिझाने के बाद जो है भात बन जाता है, तब जा कर के उसको खाते हैं। उसी तरह रोटी, क्या गेहूँ डायरेक्ट खा लेते हैं, आटा पीसते। उसी तरह से पौधे के लिए बाबू रे नाइट्रोजन है ना भरा पड़ा हुआ है 78%, लेकिन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, किस में, वायुमंडल में, यह डायरेक्ट नहीं ले सकता है। इसे नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करके दीजिए या अमोनिया फॉर्म में चेंज करके दीजिए, तब ये ले लेगा। तो उसी तरह से बहुत सारा फसल होता है जिसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ध्यान दीजिए राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, खास करके दलहनी पौधे में। दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन गैस को स्थिर के रूप में यानी अमोनिया के रूप में या NO3, ध्यान दीजिएगा NO3 के रूप में कन्वर्ट कर। NO3 का मतलब है अब ये उड़ेगा नहीं, यानी कि गैस की तरह उड़ जाएगा नहीं, अब इसे प्लांट जो आराम से ले सकता है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में वो क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। यानी नाइट्रोजन गैस का फॉर्म चेंज कर देना, गैस को यानी N2 को NO3, जिसमें ये उड़े नहीं, गैस फॉर्म को चेंज कर देना ही क्या कहलाता है, स्थिरीकरण। मतलब अब आपको ठहरिए, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, स्थिर होइए, या यौगिकरण नहीं, स्थिर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहिए या फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहिए, ठीक है। जब तक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हुआ, समझो नाइट्रोजन गैस है, इधर उड़ रहा है उधर उड़ रहा है, स्थिरीकरण मतलब समझो उसको स्थिर कर दिया, अब आराम से रहिए, अब उड़िए उड़िएगा नहीं, छटपटाइए नहीं, अब पौधे के जाइए, पौधे का भोजन बनिए, समझ रहे बात को। तो यही होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एकदम इतना सरल भाषा में समझा दिया कि आप इधर उधर भी पढ़िएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे समझाना भाषा में, लोकल भाषा में बहुत मुश्किल होता है। सीधा आप देखते होंगे प्लांट और नाइट्रोजन स्थिरीकरण चले जाते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे मुख्य जीवाणु जो होता है वो राइजोबियम है, याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए वह कौन सा जीवाणु है जो दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है, तो राइजोबियम दिमाग में एकदम ठोक लीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है, N2 फॉर्म में, उसे चेंज करके NO3 के चरण में या अमोनिया के फॉर्म में चेंज करना, ताकि वो अब उड़े नहीं, उसे हम स्थिरीकरण कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो यही कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के निम्न में से कौन सा फसल सहायक होता है? तो इसमें से बीन्स दलहनी फसल होता है और इसी फसल के बीच जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, या फिर कभी दलहनी ऑप्शन दे दिया तो दलहनी मारिएगा, या फिर पूछ ले कौन सा जीवाणु तो राइजोबियम। ये बहुत पॉपुलर है। हमें उम्मीद है कि स्थिरीकरण आप समझ गए। स्थिरीकरण मतलब आप अस्थिर हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा में। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? देखिए भैया, बिहार की राजकीय भाषा दो है, एक हिंदी और उर्दू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? जीवाणुओं के कारण और वायरस के कारण होने वाला रोगों का एक ट्रिक हम दे देंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तब हम ट्रिक देंगे। ज़रूरत नहीं रहेगा तो हम क्या ट्रिक देंगे हम। तो जीवाणुओं द्वारा और वायरस के द्वारा होने वाला रोग का प्रमुख ट्रिक, तो इसमें जीवाणुओं के द्वारा होने वाला जो है ये हैजा रोग है, जो कि विब्रियो क्लोरी एक जीवाणु होता है, उसी से जो है ये होता है। ठीक है, तो हैजा रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो आपको पता होगा बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ध्यान दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? आपको याद होना चाहिए पीपल, और हमारे पूरे देश के लिए बरगद होता है। ध्यान रखिए, इंडिया का पूछ लेगा तो बरगद, और बिहार का पूछ लेगा तो पीपल, याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसे जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो जानिए। देखिए हाइड्रोफोबिया रोग जो है एक रेबीज रोग सुने होंगे। रेबीज कुत्ते को काटने से रेबीज रोग फैलता है। ध्यान दीजिएगा, कुत्ता जिससे कि देखिए कुत्ता का जो कुत्ता रेबीज से प्रभावित होगा उसका कुछ कुछ सिंबल हम बता देते हैं। वो देखिएगा एकांत में रहेगा, मूरी गोते हुए रहेगा, मुंह से लार चलते रहेगा, पागल की तरह करेगा। इसे नहीं कहते पागल कुत्ता काट लेता है, वो पागल की तरह करते रहेगा। उस सब कुत्ता से सावधान रहिएगा। जब ये मार्केट में देखिए उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लार चल रहा है, एकांत में रह रहा है वो, ठीक है, मूरी गोद करके चल रहा है, और कभी कभी ढाई इधर उधर ले रहा है, समझ लीजिए कि वो पागल है। उस पागल से बच करिएगा। वो कुत्ता यदि काट लेगा, सभी कुत्ता नहीं, जो पागल हो जाता है वो कुत्ता यदि काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा। और रेबीज होने के बाद क्या होता है सुन लीजिए। रेबीज जब हो जाता है, इंसान को बीमारी पकड़ लेता है। रेबीज के कारण ही होता है वो बीमारी हाइड्रोफोबिया। होता क्या है कि जब आप पानी पीजिएगा ना, जब कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काटने के बाद रेबीज जो बीमारी होता है वो कुत्ता काटने से होता है, वायरस के द्वारा। रेबीज वायरस होता है, रेबडो वायरस। रेबीज जो रोग होता है वो रेबडो वायरस के कारण होता है। नाम है वायरस का नाम रेबडो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, हम कुत्ता बनाते हैं, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। मान लीजिए कुत्ता है, मतलब पिक्चर तो नहीं जानते, ये आदमी है, पागल है, इन्होंने काटा और रेबीज का जो है इसमें वायरस चला गया। ठीक है, वायरस का नाम है रेबडो वायरस। अब जब रेबीज का वायरस चला जाएगा ना, तो इस आदमी को प्रॉब्लम क्या होगा भैया? ये जब वायरस पानी, ये व्यक्ति जब पानी पीने के लिए चाहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पानी प्यास भी लगेगा, और ये पानी पीने के लिए चाहेगा तो इसके गला से उतरेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। जब दर्द करेगा तो इस व्यक्ति को जैसे आप पानी दीजिएगा ना, पानी देख के भागने लगेगा, नहीं पीना चाहेगा, उसको पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। समझे कि नहीं? आप बहुत तरह का सुनिएगा फोबिया, माने पानी से उसको डर लग रहा है, पानी उसके गला से उतर ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसे ही कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। और उस विषाणु क्या का कारण क्या होता है? रेबीज। सुनिएगा, रेबीज। हाइड्रोफोबिया तो नाम दिया गया, नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसे पानी पीने में दिक्कत होने लगा, और वो पानी से व्यक्ति डरने लगा, गला से उतर भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गला दर्द करेगा। आपको जैसे कोई पानी के लिए देगा, लगेगा मेरा जान लेने वाला आ गया, प्यास भी लगेगा, लेकिन जो है पानी जैसे कोई दिखाएगा आपको डर लगने लगेगा। पानी से डर लगना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया होने का कारण होता है वायरस, और वो वायरस कहाँ से आता है? कुत्ता से। उस वायरस का नाम है रेबडो वायरस। हमें उम्मीद है कि हाइड्रोफोबिया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, विषाणु। और सुनिए, वीडियो जो भी हम देते हैं उसको देखिए, वरना क्या होता है इससे कुछ हम अलग मन जो समझाते हैं, इससे क्वेश्चन बना करके टेस्ट में देते हैं, कहते हैं सर ये तो पढ़ेवे नहीं किया, पढ़ेवे नहीं करता, वीडियो ही नहीं देखते हैं, फ्री में वीडियो देते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, वही पैसा लगाते हैं एप्लीकेशन पर, सब वीडियो देखते हैं। समझ रहे बात को? कहता है इंसान को सस्ता चीज़ भाता नहीं है, ये सब धंधा मत कीजिए। शैवाल की कोशिका किससे बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। बहुत सारा टेस्ट देख रहे हैं टेलीग्राम में, बिना पढ़े लिखे टेस्ट में आ जाता है, और नंबर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, हम भगा देंगे जल्दी से। हमारा टेलीग्राम में सब स्टूडेंट टॉपर चाहिए, पढ़ करके टेस्ट देना है। चावल की फसल की उर्वरक के लिए क्या कार्य है? देखिए, जो धान का पौधा होता है ना, उसके लिए नील हरित शैवाल होता है। देखिए शैवाल इस तरह से होता है, जब नील हरित शैवाल इस तरह से
उसको मतलब एक खदा ऐसा बना दिया जाता है और उसके ऊपर 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 जो तैरते तैरते देखते होंगे ना, वही रहता है नीलहरित शैवाल। इधर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, उसको मैंने हटा करके जब खेत में दे दीजिएगा, मान लीजिए नीलहरित तैयार हो गया। पिक्चर इसको नहीं दिखाएंगे, इसका डाउनलोड हमने किए हैं। नीलहरित जो खदा उधा पे देखते हैं ना, ऊपर में सबसे बरसात जब होता है ऊपर में तैरने लगता है, तो उसी तरह का नीलहरित शैवाल होता है। उसको क्या करता है, हटा करके जब धान के फसल में दे दिया जाता है तो उसका फसल का उर्वरता क्या होता है, बढ़ जाते हैं, वो फसल उत्पादक ज़्यादा हो जाता है। तो ये कहता है चावल की फसल के लिए उर्वरक का कार्य कौन करता है, नीलहरित शैवाल करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था, जो कि 1961 में गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये जो मेजर यूरी गागरिन थे, यूएसए के थे, यूएसए के, सोवियत संघ के थे। सोवियत संघ जो वर्तमान में पहले उसमें 15 देशों में टूट गया। पहले सोवियत संघ में रूस भी जो है, अमेरिका याद नहीं रखिए, सॉरी मुंह से निकल गया यूएसए, लेकिन वो जो है यूएसएसआर होता है, यूएसएसआर होता है, जिसे थी क्या कहते हैं नाम, सोवियत संघ। ध्यान दीजिएगा, दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दोनों मिलता जुलता रहता है, इसीलिए सोवियत संघ, जिसमें जो कि देश 1991 में 15 अधिकरण देशों में टूट गया। नहीं तो रूस भी इसी में मिला हुआ था, समझ रहे बात को। सोवियत संघ जो उस समय 15 देश में 1991 से पहले सोवियत संघ कहलाता था, रूस एक ही देश में मिला हुआ था। 1991 के बाद वो टूट गया, जो कि रूस भी अभी अलग हो गया, ठीक है। तो याद रखिए सोवियत संघ के द्वारा जो है यहाँ से सोवियत संघ की तरफ से गया था मेजर यूरी गागरिन। और ये कब गया था, तो याद रखिएगा 1961 में गया था, सोवियत संघ के थे, ठीक है। सोवियत संघ अब टूट गए हैं, 1991 में 15 अधिकरण देशों में टूट गए हैं। उस समय सोवियत संघ में ही रूस था। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहता है, कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। देखिए वृक्ष को हम लोग काट देते हैं, जब काटते हैं तो ऊपर से क्या करते हैं, छाल को काट देते हैं। तो ध्यान रखिए वृक्षों की छाल के ऊपर उगने वाले कवक को, यहाँ होगा कवक, कवक, ध्यान रखिएगा, कवक को क्या कहते हैं, तो कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। वृक्षों की छवक पर उतरने वाले को क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। आगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, आपको पता होगा। जब महाद्वीप नहीं टूटा था तो उसका नाम पेंजिया था। तो पेंजिया टूट करके क्या हो गया, ऊपर बना लोरेशिया और नीचे बना गोंडवाना, और फिर टूटते टूटते वर्तमान में 7 महाद्वीप में क्या हो गया है, टूट गया है। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। एथलीट फुट किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा एथलीट फुट जो बीमारी होता है बहुत ही पॉपुलर बीमारी है, ये याद रख लीजिएगा। एथलीट फुट जो है कवक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हमें उम्मीद है कि सबको पता होगा। 7 महाद्वीप में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। देखिए जीवित जीवाश्म जो है साइकस को कहा जाता है। इसके बारे में हम दूसरे दिन डिटेल से पढ़ा देंगे, चूँकि समय भी थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा है। हम क्लास देंगे दूसरा, फिर हम लाएंगे आज जीके का फिर क्लास दूसरा आएगा। ये क्लास 4 है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि आज क्लास 5 भी आपको मिलने वाला है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो याद रखें नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये थे अमेरिका का, ध्यान रखिएगा, ये थे अमेरिका का, जो 1969 में चढ़े थे। देखिए अमेरिका और उस समय रूस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता था। रूस पहली बार अंतरिक्ष में भेज दिया मेजर यूरी गागरिन को 1961 में। अमेरिका का लोग हम तो कुछ कर ही नहीं पाए हैं, तो फिर अमेरिका ने एक छलांग लगाया और 1969 में फाइनली जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेज दिया चंद्रमा के ऊपर, ठीक है। आगे है, विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीके जीएस का क्लास हम खत्म कर दिए, ये क्लास 4 था, अब क्लास 5 आएगा।